कांग्रेस का उस वक्त का एक बयान रहा मनमोहन सिंह जी का कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार यहाँ के मुसलमानों का है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जब मुगल बादशाह नहीं रोक पाए तो अब ये कांग्रेस सपा बसपा क्या करेंगे। हमारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। देख लीजिए, कोरोना जैसी महामारी के बाद भी हम लोग सुरक्षित हैं। ये बदलाव कौन सा करते थे? वैक्सीन, मोदी वैक्सीन है, मत लगवाइए। भारत को में से अगर भगवान राम को निकाल दिया जाए तो भारत बचेगा कहाँ? क्या बीजेपी के ही श्री राम है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है? भगवान राम को मानने वाला लोकतांत्रिक होगा। भारत के अंदर मोबाइल का कवर तक नहीं बनता था और आज विश्व के अंदर हम दूसरे नंबर पर आ गए मोबाइल के मामले में। वो कह रहा है हम परमाणु शक्तियों को नष्ट कर देंगे, बिल्कुल निकट संबंध करेंगे, धारा 370 को पुनः बहाल करेंगे। कोई अगर गड़बड़ करेगा तो बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद। समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ये है भारतीय जनता पार्टी का बदलाव। बीजेपी कहीं ना कहीं देश को तानाशाही की तरफ लेके जा रही है। तानाशाही की बात कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि उनके पिताजी जेल में रहे थे आपातकाल में। वो कोई स्पेशल मुख्तार अंसारी? अरे सामान्य अपराधी था, अपनी मौत मरा है। अपनी मौत मरा है तो उस पर संवेदना व्यक्त करेंगे कि अगर इस चौराहे पे कोई छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पे डिस्को करता हुआ जाएगा। ईवीएम में कोई कमी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है। जो तानाशाही की बात करते हैं वो अकबर को मानने वाले लोग हैं, औरंगजेब को मानने वाले हैं, मोहम्मद तुगलक को मानने वाले लोग। भारत को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित करते हुए देखना चाहते हैं। हमारे सैनिक संघर्ष करते हैं, पाकिस्तान में घुस के मारा, इनको प्रमाण हो दीजिए। अल्पसंख्यकों में भी केवल मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। भूखे भेड़िया की तरह घूम रहे हैं सत्ता की तरफ। राम को मानने वाले लोग तानाशाह हो ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, देश में चुनाव का माहौल है। अब तक 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और जल्द ही 7 मई को तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। ऐसे में हम आज ऐसे शहर में हैं जो शहर एक तरह से माना जाए तो बीजेपी का गढ़ ही है। जी हाँ, यहाँ पर इस वक्त लोकसभा पर भी बीजेपी का वर्चस्व है और विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा पे भी यहाँ पर बीजेपी का ही वर्चस्व है। लेकिन क्या आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी? यहाँ पर बीजेपी की क्या रणनीतियाँ होगी? इन सब के सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आगरा उत्तर से विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं। तबीयत वगैरह सब बढ़िया? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चुनाव प्रचार चल रहा है सर? हाँ, धुआंधार चल रहा है। क्या माहौल है आगरा में? मोदी जी की लहर चल रही है। योगी जी, मोदी जी चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है और जनता ने पहले ही निर्णय लिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय कराने के मूड में है जनता। सर, हम पॉलिटिकल इंटरव्यू की तरफ बढ़े इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। आप पॉलिटिक्स की तरफ कैसे बढ़े सर? पॉलिटिक्स में आपकी रुचि कैसे बनी? या फिर पहले से ही, जैसे कोई बंदा होता है उसका पहले से फिक्स होता है कि किसी का बचपन से पायलट बनना है, मेरा था कि मुझे पत्रकार बनना था। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 में, उसी दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और नीचे वार्ड से लेकर और प्रदेश उपाध्यक्ष तक की मेरी यात्रा राजनीति में है। अब मैं दूसरी बार विधायक बना हूँ और क्योंकि राजनीति को हम लोगों ने हमेशा सेवा का माध्यम माना है। दूसरे दल के लोग शौक के लिए राजनीति करते होंगे, खद्दर के कुर्ते पजामे सलवारी और राजनीति में आ गए। भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से भिन्न है क्योंकि राजनीति तो हमेशा रहेगी। जैसे सत्ता में बैठते हैं लोग वैसी राजनीति होती है। भगवान राम के ज़माने में भी राजनीति थी, भगवान कृष्ण के ज़माने में भी राजनीति थी, रावण की भी राजनीति थी, कंस की भी राजनीति थी और दुष्ट अकबर, औरंगजेब ये भी देश पर आकर कब्जा किए थे और देश में भी नेहरू जी भी थे राजनीति में, इंदिरा गांधी जी भी राजनीति में थी जिन्होंने आपातकाल लगाया और हम जैसे आदमी को जेल भेजा। हम तो हाई स्कूल में पढ़ते थे तब। और उसके बाद में मोरारजी भाई भी रहे, चौधरी चरण सिंह जी भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, नरसिंह राव जी भी रहे और आज मनमोहन सिंह जी भी रहे जो कभी नहीं बोलते थे और आज मोदी जी राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।
जैसे कि सर आपने बहुत लंबा सफ़र देखा है, बहुत सारी सरकारें आपने देखी, अभी आपने मनमोहन सिंह जी की बात की। कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री जी ने भी एक मनमोहन सिंह जी का जो वक्तव्य रहा उसकी चर्चा रही। कांग्रेस का उस वक्त का एक बयान रहा मनमोहन सिंह जी का कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार यहाँ के मुसलमानों का है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देश में देश के हर नागरिक का संसाधनों पर अधिकार है। वो ये पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ की कि हम जो समाज का संपन्न वर्ग है वो किसी भी माध्यम से कमज़ोर तबके के लोगों को सहयोग करता है। मोदी जी भी वही कर रहे हैं। गांव गरीब किसान के उत्थान की बात करती हैं, देश में गरीबों के कल्याण के लिए बात करती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जब गरीब उठेगा तो देश उठेगा। जो समाज का संपन्न वर्ग है ये सौभाग्य का विषय है, वो संपन्न है, अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब है उसका उत्थान भी उतना ही आवश्यक है। वो मजबूत बना हुआ है, अच्छी बात है, गरीब को भी तो उठाएंगे, तभी तो देश हमारा विकसित भारत कहलाएगा। आज हम विकासशील देशों में काफ़ी आगे बढ़े हैं, लेकिन विकसित भारत बनाना है तो देश का हर वर्ग, हर व्यक्ति ऊपर उठे। अब उसमें मान लीजिए कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का विषय नहीं है, गरीब का विषय है। गरीब हर वर्ग में है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, अथवा वो सामान्य जाति का हो। जो भी गरीब है उसके जीवन यापन की व्यवस्था में सहयोग करना हर सरकार का कर्तव्य है। मोदी जी वही काम कर रहे हैं। सर बीजेपी का नारा है 400 पार और सबका साथ सबका विकास, लेकिन जहाँ तक मैं ग्राउंड पे घूम रहा हूँ और मुझे ग्राउंड पे से जो चीज़ें पता चल रही है, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन ये धर्म भेद की राजनीति कर रही है, धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोची वाली बात है। जो विपक्ष के लोग हैं वो बिल्कुल खिसियाए हुए हैं। कारण क्या है कि मोदी जी ने जो नारा दिया वो नारा नहीं है, हकीकत है। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अब आप बताइए, गांवों में ये कांग्रेस 1952 से राज्य कर रही है, अब तक लोगों के लिए शौच तक की व्यवस्था नहीं कर पाई। तो जो गांवों में करोड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं, उसमें क्या अल्पसंख्यक छोड़ दिए गए, मुसलमान छोड़ दिए गए, या कोई अनुसूचित जाति देखी गई, या फॉरवर्ड क्लास देखी गई, या पिछड़ी जाति देखी गई, या हिंदू मुसलमान देखा गया? समाज के सभी वर्गों के लिए वो काम आए। जो 2.5 लाख रुपए देकर 3 करोड़ से अधिक मकान बने हैं, उसमें ना हिंदू देखा गया ना मुसलमान देखा गया। उसमें देखा गया कि जिस गरीब की छत नहीं है उस गरीब की छत बने, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे फॉरवर्ड क्लास का हो। 80 करोड़ लोगों को जिनको राशन मिल रहा है मुफ्त में, उसमें कोई जात बिरादरी नहीं देखी है। और जो सरकारें हैं वो यही देखती थी। कांग्रेस ने देखा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने देखा, जाति विशेष और अल्पसंख्यक के नाम पर जो वोटों की राजनीति की, उस राजनीति को समाप्त किया है। और जहाँ तक वो धर्म का सवाल है, अरे भाई धर्म की बात कहाँ से आ गई? भगवान राम हमारे आराध्य हैं। भारत को में से अगर भगवान राम को निकाल दिया जाए तो भारत बचेगा कहाँ? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, इनके संस्कारों से भारत आगे बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जब मुगल बादशाह नहीं रोक पाए तो अब ये कांग्रेस, सपा, बसपा क्या करेंगे? हमारा भारत उच्च शिखर पर पहुंचेगा, विश्वगुरु बनेगा, ये निश्चित बात है। एक तरह से सर विपक्ष का ये भी आरोप रहा है कि बीजेपी ने जो है श्री राम को सिर्फ अपना बना लिया है। क्या बीजेपी के ही श्री राम है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भगवान राम के प्रति उनके मन में श्रद्धा पैदा हो रही है तो मैं ये मानता हूँ कि ये भारत की विजय है, भारतीय जनता पार्टी की विजय है, राष्ट्र के संस्कारों की विजय है। जो लोग
भारत को काल्पनिक, वो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, केवल काल्पनिक मानते थे, आज वो भगवान को अपना आराध्य मान रहे हैं। ये मुझे खुशी है। और खुल के बोलें कि भगवान भारत के आराध्य हैं, भगवान राम भारत के आराध्य हैं, भगवान कृष्ण भारत के आराध्य हैं। ये सबको स्वीकार करना चाहिए और ये स्वीकार कर रहे हैं। अगर मान लो कल तक स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब जनता के बीच में जाके जो कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग जाके माफ़ी मांगें, प्रायश्चित करें, तो मैं समझता हूँ जनता भारत की बड़ी उदारवान है, सर वो शायद इनको क्षमा कर दे। राम मंदिर की बात चल रही थी। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के कुछ दिनों से ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं जिसमें वो बड़े बदलाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अब मोदी राज आएगा। इस बड़े बदलाव को लेके हर तबके में अलग अलग प्रकार का विषय चल रहा है। कुछ ऐसा भी तबका है जो समझता है कि बड़े बदलाव कुछ अच्छा होगा, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डरे हुए हैं कि बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं। आप सर पार्टी में बड़े नेता है, आप उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक भी हैं, आप इन बड़े बदलावों को किस तरह से समझते हैं सर? बदलाव केवल एक है। बदलाव का जहाँ तक सवाल है, बड़े बदलाव कुछ नहीं है। बड़े बदलाव ये हैं कि लोगों के जीवन स्तर को ठीक करना, सभी लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना, कि भाई आयुष्मान कार्ड जो बना गरीबों का बना, अल्पसंख्यकों का भी बना है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। पहले केवल 2-3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 45 मेडिकल कॉलेज खुल गए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस प्रकार से जो चेंज आया है, ये बदलाव है। बदलाव है, लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं। जो भारत के अंदर और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में लोग पैसा इन्वेस्ट करके अपनी ही फैक्ट्रियां और प्रोडक्शन नहीं करते थे, आज उत्तर प्रदेश में लालायित पड़े हुए हैं कि लाओ जी योगी राज्य है, उत्तर प्रदेश में मोदी जी का हाथ है, चलो भाई उत्तर प्रदेश में कहीं भी इंडस्ट्रीज लगाएं। आज देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये बदलाव है। ये बदलाव नहीं है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार, इनका अधिकार, उनका अधिकार, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव है, बदलाव है। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। देख लीजिए कोरोना जैसी महामारी के बाद भी हम लोग सुरक्षित हैं। ये बदलाव कौन सा करते थे? वैक्सीन, मोदी वैक्सीन है, मत लगवाइए। आपने देखा होगा हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे वैक्सीन मत लगवाना भाई, ये मोदी जी की वैक्सीन है। अगर ये बताओ वैक्सीन नहीं लगी होती तो आज भारत क्या फिर से दौड़ने लगता क्या? ये मोदी जी का कमाल है कि उन्होंने अपने वैज्ञानिकों से आग्रहपूर्वक ये वैक्सीन बनवा दी और देश की जनता उससे भी ज़्यादा बड़ी बधाई की बात है जिसने वो वैक्सीन लगवा ली। ये किसने किया? ये मोदी सरकार का ही तो कमाल है। ये भारत के अंदर कि बदलाव इस प्रकार का आया कि हम विश्व की महामारी करने वाली उस कोरोना की बीमारी से भी मुकाबला कर सकते हैं। ये मोदी सरकार का बदलाव है। ये है, इंडस्ट्रीज बन रही है। आज मोबाइल, भारत के अंदर मोबाइल का कवर तक नहीं बनता था और आज विश्व के अंदर हम दूसरे नंबर पर आ गए मोबाइल के मामले में। आज आत्मनिर्भर हो गए, कंप्यूटर के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमारी आप देखिए रक्षा के मामले में हम कितने बड़े आत्मनिर्भर हुए हैं। आपको जानकारी में होगा CPM जो घमंडिया गठबंधन का एक घटक है, कांग्रेस का एक घटक है, वो कह रहा है हम परमाणु शक्तियों को नष्ट कर देंगे। ये कहा है CPM ने अपने घोषणा पत्र में। श्रीमान सीताराम येचुरी जी ने कहा है, उसने कहा है कि हम भारत पाकिस्तान से समझौता करें, वो बिल्कुल निकट संबंध करेंगे, धारा 370 को पुनः बहाल करेंगे। अब इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन में ऐसे ऐसे घटक दल हैं, तो वो क्या करेंगे? केवल उनका काम अपना विकास करना है, अपने परिवारों का विकास करना है। भारतीय जनता पार्टी का काम है देश का विकास करना है। समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ये है भारतीय जनता पार्टी का बदलाव और ये हम करके दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सेवा ही संगठन है। ये संकल्प लेके हम काम करते हैं। हमारे यहाँ आप देखिए जिस समय कोरोना आया सारे राजनीतिक दल गायब थे, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो लोगों की सेवा के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे, किसी को भूखा नहीं रहने दिया था। यही आगरा में जब दिल्ली से ये कट्टर बेईमान जो अपने आप को स्वयं ईमानदार कहते हैं जेल खाने में केजरीवाल ने दिल्ली से जब मजदूरों को बाहर निकाल दिया, आगरा जब आए थे, मैं आगरा की जनता का वास्तव में आभार व्यक्त क्या करूँगा, छोटा हो जाएगा आभार शब्द, बधाई देता हूँ आगरा की जनता को। पुलिस
लठ मार रही थी, बीजेपी की सरकार थी। नंगे पैर आए थे भीषण गर्मी में, लेकिन आगरा से किसी मजदूर को, पूर्वांचल के मजदूर को नंगे पैर जाने नहीं दिया। प्यासे आए थे, साथ में पानी की बोतलें उनको दी। भूखे आए थे, पेट भरकर यहाँ से विदा किया मेहमान के रूप में। ये है आगरा, ये है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के संस्कार, और इसी के कारण बीजेपी निरंतर आगे बढ़ रही है। लेकिन सर एक तरह से ये भी कहा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं देश को तानाशाही की तरफ लेके जा रही है। जो सरकारी संस्थान है जैसे कि ईडी, इन सब का गलत इस्तेमाल करके वो नेताओं को अंदर डाल रही है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ऐसा है कि जो बेईमानी करेगा तो जेल जाएगा। अगर कोई भारी भरकम व्यक्ति अगर बेईमानी करता है तो फिर बेईमान की श्रेणी में आएगा, भारी भरकम की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन सर अब कोई कहे मुख्तार अंसारी, और वो कौन सा था दूसरा, ये वहाँ का अतीक अहमद, अब ऐसे लोग गुंडाई करेंगे, डंके की चोट पर शूट करेंगे, उनसे हम समझौता कर लें, उनको छोड़ दें। इनको देखिए, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, कि वो मुख्तार अंसारी के यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, जिसने जाने कितनी बहनों का भाई ले लिया, अनेक मांगों को सूना कर दिया। वो मुख्तार अंसारी के यहाँ संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, जिसने अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली, जेल में बीमारी के कारण मर गया। सबको मालूम है कि जेल में जब किसी की मौत होती है तो उसमें जुडिशरी इंक्वायरी होती है। अब जुडिशरी इंक्वायरी करो, वो कोई स्पेशल मुख्तार अंसारी? अरे सामान्य अपराधी था, अपनी मौत मरा है, अपनी मौत मरा है तो उस पर संवेदना व्यक्त करेंगे। अरे ठीक है भाई, कानून अपना काम करेगा, जुडिशरी इंक्वायरी होगी, अपना काम करेंगे। लेकिन वोट की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, वोट की राजनीति करती है कांग्रेस, वोट की राजनीति करती है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। हमारा किसी से कोई परहेज नहीं है। सर जैसे आपने सबका विकास की तो बात की, सबका साथ सबका विकास के नारे की बात की, आपने कहा कि सबका विकास हो रहा है, लेकिन मुझे एक प्रश्न था, सबका साथ, भारतीय जनता पार्टी अगर सबका विकास कर रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ मिल रहा है? क्योंकि कुछ महीने, एक महीने पहले की बात है, आगरा में जो अभी वर्तमान प्रत्याशी है बीजेपी के, उनके विरोध में पोस्टर्स लगाए गए थे जिसमें योगी मोदी से बैर नहीं के नारे लगे थे। इस बात में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, हमारे जो सांसद हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत लोकप्रिय। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी मेरी, कि मैं जिस विधानसभा का विधायक हूँ, मैं जितने वोट से जीता हूँ उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। हमारे विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जितने वोट से वो जीते थे उससे ज़्यादा वोट से जिताएंगे उनको। धर्मेश जी भी, धर्मपाल जी भी, और संजीव दिवाकर भी। हमारे प्रत्याशी बहुत लोकप्रिय हैं। विरोधी दलों ने एक षड्यंत्र किया है, मुझे लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कि वो विभिन्न जातियों में जातिवाद फैलाकर भाजपा को कमज़ोर करने की साजिश असफल प्रयास कर रहे हैं। हो गया, कुछ नहीं है, कोई नहीं। ये तो एक लोगों ने बहाना ढूंढ लिया है कि भाजपा को कैसे हराया जाए, भाजपा को कैसे हराया जाए। वोटों में तो हरा नहीं पा रहे हैं, तो जातिवाद में उलझा के हरा दो भैया, धर्मवाद में हरा दो भैया। ये तो यही काम करती हैं। अब देखिए, वो EVM को लाते थे, EVM गलत काम नहीं करे तो घमंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, ये कहते हैं वो। लेकिन मान्यवर जरा कोई बतावे, EVM में कोई कमी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहां वो जीत रहे हैं वहां EVM सही। भाई EVM कोई भारतीय जनता पार्टी लेके आई है? ये EVM तो कांग्रेस के काल में प्रारंभ हुई थी। आप बताइए, 2014 में उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे बीजेपी के, NDA गठबंधन के, ठीक। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। तो भैया उस समय EVM में खराबी नजर नहीं आई क्या? उसमें कोई चेंज हुआ है क्या? अब EVM तो वही है। पंजाब में सरकार बन रही है, बंगाल में सरकार बन रही है, तो EVM कौन सी थी? ये तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ो, जिस पर नाचना नहीं आता है, जिसको जनता के काम करने नहीं आती हैं, वो इसी प्रकार के
आरोप लगाकर अपनी घींच बैठाते हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी जो घमंडी या गठबंधन है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जो हमसे तानाशाही की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को इसी कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल में DIR में बंद किया था। श्री लालू प्रसाद यादव जी को इमरजेंसी में 1975 में मीसा में बंद किया था। और उसका जीता जागता प्रमाण है, जिस कांग्रेस ने मीसा में बंद किया था, लालू प्रसाद यादव ने इमरजेंसी की स्मृति में अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है ना, उसी कारण रखा। आज लालू प्रसाद यादव जी उसी कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, राज्य राजनीति की विडंबना है, बेमेल गठबंधन। और क्यों? परिवारवाद, कि उनको दिख रहा है कि जब भाजपा वाले तो मेरे परिवारवाद पे चलेंगे नहीं, तो उन्हें कि कांग्रेस कम से कम मेरे परिवार को राजनीति में उठा देगी। वहाँ समाप्त कर दिया माननीय अखिलेश यादव जी। तानाशाही की बात कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि उनके पिताजी जेल में रहे थे आपातकाल में। लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो गए थे, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को नाकारा बना दिया था, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी थी, लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त हो गए थे। क्या हालत थी देश की कांग्रेस के काल में, जब नहाने का साबुन, बच्चों की पढ़ाई की कॉपियां भी राशन की दुकानों पर मिलती थी। ये तानाशाही की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि हम जिस को आराध्य मानते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, अगर इनके अनुयायी कोई हैं तो ये तो स्वयं में लोकतांत्रिक थे। जब इनसे प्रेरणा लेके जो काम करेगा वो तो महान लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाला होगा। भगवान राम को मानने वाला लोकतांत्रिक होगा, पक्की बात है। भगवान राम से बड़ा कौन लोकतांत्रिक होगा? एक सामान्य व्यक्ति के कहने पर जब सीता की वो अग्नि परीक्षा ले सकते हैं, तो ये तो घुट्टी में मिला है। लोकतंत्र हिंदू समाज की, भारत की संस्कृति की घुट्टी में है। इसलिए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, इनको तो लोकतंत्र घुट्टी में मिला हुआ है। ये जो मुगल बादशाह थोड़ी नहीं है कि आए और अपने बाप को भी मार देते हैं, अपने बाप को भी जेल में बंद कर देती हैं। ये तो इतिहास है, हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा, हमारी संस्कृति में नहीं है। ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में होता है, भारत में नहीं होता। भारत में तो हर व्यक्ति में अच्छे संस्कार देखे जाते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम की बात अगर कोई करता है तो केवल भारतीय संस्कृति करती है। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम मानव कल्याण की बात करते हैं। जी हमको घुट्टी में मिला हुआ है। उन्हीं संस्कारों के कारण माननीय मोदी जी ने जो राम जन्मभूमि पर मंदिर का शुभारंभ किया, आपको मालूम है कि 11 दिन का कैसा अनुष्ठान था। जमीन पर सोए थे, देश का प्रधानमंत्री जमीन पर सो रहा है, 11 दिन का व्रत। ये है भारत, ये भारतीय संस्कृति है। जो तानाशाही की बात करते हैं वो अकबर को मानने वाले लोग हैं, औरंगजेब को मानने वाले हैं, मोहम्मद तुगलक को मानने वाले लोग हैं, हम राम को मानने वाले लोग हैं। कहें अकबर दुष्ट था, क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? हम कहते हैं अकबर दुष्ट था, जिसने हमारी मातृभूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया, उसको हम कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे, उसको दुष्ट कहेंगे। वो कैसे हो जाएगा अच्छा? ये अकबर को महान मानते हैं, हम तो नहीं मानेंगे अकबर को महान। हमारे तो महाराणा प्रताप महान है, हमारे छत्रपति शिवाजी महान हैं। सर, आपने जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, तो आगरा से जुड़ी हुई मुझे इनकी एक बात याद है कि जब वो आगरा में आए थे और औरंगज़ेब ने उनको धोखे से यहाँ पर नज़र कैद में रखा था, और फिर वो और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज यहाँ से निकलकर महाराष्ट्र पहुँचे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु शैया पर लेटे हुए उनकी एक आखिरी इच्छा थी, जिसमें उन्होंने कहा था काशी विश्वेश्वर और अयोध्या मुक्त करो, सप्त सिंधु मुक्त करो। बीजेपी ने राम मंदिर की तो बात कर ली, तो आने वाले समय में क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की जो दूसरी 2 इच्छाएं थी वो पूर्ण हो सकती है? निश्चित रूप से मेरा जो अपना मानना है, थोड़े राम जन्मभूमि के प्रमाण कम थे। वो न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लेकर निपटारा कर ही दिया। ज्ञानवापी का मामला आपके सामने आ ही चुका, वो भी लगभग सिलट गया। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान रामलला मानने वाले नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हम मानने वाले नहीं हैं।
और ब्रज के लोग भी संकल्पित हैं, ये पूरा देश तय कर चुका है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। और ये जो इसके सांप्रदायिक सद्भाव के तुष्टीकरण के पोषक दल जो बने हुए हैं ना, उनको जनता नेस्त नाबूद कर देगी। और मैं तो जनता का आह्वान करना चाहता हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये तय समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम क्यों नहीं लेगी? अगर राम के नाम में इतना करंट है तो तुम ले लो, तुमको किसी ने रोका है क्या भाई? हम हो तो हम मोदी की गारंटी, भाजपा की गारंटी। हमने 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान किया था। आपको ध्यान होगा 23 जून 1953 को शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की जेल में उनकी हत्या की थी। और ये मुख्तार अंसारी की हत्या पर चिंता कर रहे हैं। कभी बात की समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शेख अब्दुल्ला ने मारा? हम चिल्लाते रहे कि शेख अब्दुल्ला ने हत्या की थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय पे मारा गया, समस्तीपुर में ललित नारायण मिश्रा को मारा गया, अखिलेश यादव जी को इनकी हत्या की कोई चिंता नहीं हुई। किसकी चिंता हुई? हत्यारे की चिंता हुई। हत्यारा कौन? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके बारे में चिंता हो रही है। इंसानों के बारे में चिंता नहीं हो रही है। जो इंसानों का घूंट खून पीते हैं उनकी चिंता है तो इनको है। अब देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र की चिंता करेंगे, अरे राम और कृष्ण को मानिए, लोकतंत्र अपने आप आ जाएगा। राम और कृष्ण को मानने वाले लोग, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, गुरु नानक देव को मानने वाले लोग, महावीर स्वामी को मानने वाले लोग, ये संवेदनशील लोग हैं। इन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया है। जो इनको मानेगा वही मानव कल्याण के लिए काम कर सकता है, ये हमारी गारंटी है। सर, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो यहाँ से जो सांसद के प्रत्याशी है बघेल जी, उनके बारे में कोई ऐसी खास चीज़ जो आपको लगती है कि आप जनता को बताना चाहें? बघेल साहब, ये आगरा के लिए गौरव की बात है। श्रीमान प्रोफेसर SP सिंह बघेल सबसे ज़्यादा तो लोकसभा में उपस्थित रहती हैं और लोकसभा से शाम को आगरा चल देती हैं, फिर लोगों के मांगलिक कार्यक्रमों में जाती हैं, शादी विवाह मौत ज़िंदगी में बघेल साहब की उपस्थिति रहती है। और मज़ेदारी की बात यह है कि वो रहते दिल्ली में, अगर हैं मंत्री रहते हुए भी कहीं भी हैं तो लोगों के तुरंत फ़ोन उठाती हैं और समस्या का समाधान कराती हैं। ये बघेल साहब की क्वालिटी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बघेल साहब आगरा को सांसद के रूप में मिले हैं और इसलिए आगरा की जनता बघेल साहब के लिए बिल्कुल, जो मान लीजिए कि दूसरे दल के प्रत्याशियों से कोई लेना नहीं है देना नहीं है। और उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जीत आगरा लोकसभा में होने वाली है। गर्मी की चिंता लोगों को नहीं रहेगी, भीषण गर्मी होगी लेकिन मतदान बहुत अच्छा होगा और रिकॉर्ड जीत होगी बघेल साहब की। कहीं कुछ नहीं है, केवल कुछ चिरकुट टाइप के लोग कहीं कुछ कर देते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि समाज कह रहा है। हमारे यहाँ तो समाज के सभी वर्ग एक तरफा हैं, बघेल साहब के साथ हैं। और बघेल साहब विद्वान आदमी हैं और बघेल साहब को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहा है। जब हम लोगों ने राजनीति प्रारंभ की थी तो हमारे सामने तो पार्षदी बनने तक का हिसाब किताब नहीं था, कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम तो एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं और हमारे सामने विचार सीधा सीधा एक है कि भारत को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित करते हुए देखना चाहते हैं। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम लला के मंदिर को बनाने में हजारों लोग शहीद हो गए। हमने तो मामूली सा आंदोलन में हिस्सेदारी की थी और भगवान राम लला हमारे सामने, भगवान अपनी अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर विराजित हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित अनेक लोग शहीद हो गए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए। लोग ये मान चुके थे, हिंदुस्तान के लोग, ये आतंकवादियों के बलबूते पर पाकिस्तान कश्मीर पूरा का पूरा कश्मीर खा जाएगा। लेकिन बधाई हो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी नेतृत्व की सरकार को कि उन्होंने कश्मीर तो बचा ही लिया, साथ में जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है
उसकी भी संभावना बन गई कि अब भारत में शामिल होगा। ये संसद का बयान है गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह का। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ये दो हिस्सेदार जोड़ी है, जुगल जोड़ी है इनकी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी की। जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई और सेना के हवाले से समाचार आया कि पाकिस्तान पर अंदर घुस के मार दिया, इनकी हिम्मत देखिए कि ये पूछ रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दीजिए। ये प्रमाण मांग रहे हैं। जो नेता हमारी सेना से प्रमाण मांगे, अरे प्रमाण मांगोगे जरा देख के ताओ सीमा पर किस प्रकार का ठंडे में और गर्म में हमारे सैनिक संघर्ष करती हैं, पाकिस्तान में घुस के मारा, इनको प्रमाण और दे दें। इन प्रमाण मांग रहे हैं। जिसको अपनी सेना पे भरोसा नहीं वो क्या भारत पर भरोसा करेगा। ये लोग केवल निजी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। और सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार, हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार, और हमारे यहाँ तो गड़बड़ चल ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में जिसको रहना है, राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति, देशभक्ति, ये तो बहुत जरूरी है। बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। इनको क्या है, वोट भक्ति, जिसका वोट मिले उसको लीजिए। पहले क्या था, जाति देखकर नौकरियां मिलती थी, धर्म देखकर काम मिलता था, धर्म देखकर वजीफे मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी में योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। और एक खुशी की बात यह है कि हमारा पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो नियमानुसार मिल रहा है, हमारे यहाँ अनुसूचित वर्ग के लोगों को बराबर का आरक्षण मिल रहा है। माननीय मोदी जी ने बताया और कांग्रेस के और सपा के जो घोषणा पत्र में आ रहा है वो स्पष्ट है कि ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, अनुसूचित वर्ग के आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देना चाहती हैं। अल्पसंख्यकों में भी केवल मुसलमानों को खुश करना चाहती हैं। अच्छा, इस समय तो रेवड़ी बांट रहे हैं, सरकार में तो आ नहीं रहे, कुछ भी बांट दो। भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आना है, इसलिए झूठे वायदे भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। हम काय की चिंता कर रहे हैं कि लोगों का जीवन सुरक्षित बचे, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी ठीक हों। हम चिंता कर रहे हैं कि लोगों के शिक्षा स्तर ऊंचा उठे। हम चिंता कर रहे हैं कि लोगों को खेलों से कैसे जोड़ा जाए। हमारी चिंता है कि लोगों को संस्कार कैसे अच्छा दिए जाएं, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। इनकी चिंता यह है कि हम सरकार में कैसे आए। भूखे भेड़िया की तरह घूम रहे हैं सत्ता की तरफ, क्योंकि अब ये देख, अब तानाशाही की बात दी आई। अरे भाई, तानाशाह, राम को मानने वाले लोग तानाशाह हो ही नहीं सकते, कृष्ण को मानने वाले लोग तानाशाह हो ही नहीं सकते। आप बता दो कौन तानाशाह होगा? जो कृष्ण को मानेगा, जो राम को मानेगा, जो भगवान बुद्ध को मानेगा, महावीर स्वामी को मानेगा, गुरु नानक देव को मानेगा, वो तानाशाह हो ही नहीं सकता। तानाशाह तो वो होगा जो अकबर को मानेगा, मोहम्मद गजनबी को मानेगा, आक्रमणकारियों को मानेगा। अरे हम तो वो हैं जो स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर भारत का परचम लहरा सकते हैं, लेकिन 1 इंच जमीन कोई बता दे कि भारतीय संस्कारों में पले लोगों ने कहीं भी किसी दूसरे देश की एक जमीन पर कब्जा किया हो। हमने तो, भारत ने तो हमेशा संस्कार बांटे हैं, अच्छे गुण बांटे हैं, लोगों को खाना दिया है, लोगों को भोजन दिया है, कोरोना में दवाई दी है लोगों का जीवन बचाने के लिए। जो विश्व के कल्याण की बात करती हों, मानव के कल्याण की बात करती हैं, वो किसके हानि पहुंचा सकती हैं? लोकतंत्र के सबसे बड़ा अगर कोई है तो हिंदुत्व को मानने वाले लोग सही मायने में लोकतांत्रिक लोग हैं। सर, आने वाले चुनाव में हम हर कैंडिडेट से और जो वहाँ के विधायक हैं उनसे एक वचन की अपेक्षा करते हैं। अगर आने वाले समय में यहाँ की जनता आपको वोट देती है, आपकी पार्टी को जिता के लाती है, तो आप जनता को क्या वचन देना चाहेंगे? जिस प्रकार से आज तक हमने काम किया है, हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि हम इसी प्रकार से लोगों के लिए काम करते रहें। हमको लोगों ने पसंद ही इसलिए किया है कि हम काम करते हैं। आगरा मेरा है, मैं आगरा उत्तर विधानसभा का विधायक हूँ। मैं तो ईश्वर से कामना यही करता हूँ कि लोगों को कोई कष्ट ना हो, सभी लोग सुखी रहें। फिर भी कोई हमारी आवश्यकता होगी तो प्रण प्राण से हम लोगों के साथ जुड़े रहें। इसी सेवा कार्यों के लिए हम राजनीति में आए हैं। कोई ये साझा गार्डन नहीं है कि उसमें हम घूमने जा रहे हैं। हम सेवा कार्यों के लिए आए हैं राजनीति। पूरी भारतीय जनता पार्टी इन्हीं संस्कारों पर। तो सर, इस बार 400 पार का नारा देश में और आगरा में
कितने मार्जिन से बीजेपी जीत हासिल करने जा रही है? अब देखिए, ये आंकड़े तो नहीं लगाए हैं, लेकिन ये है कि एक तरफा मामला है। और अब तो ये देखना है कि 60% मिलते हैं कि 70% मिलते हैं कि 65% वोट मिलते हैं। एक तरफा मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। जनता को एक बात का विश्वास है कि भैया ये अखिलेश बखलेश आ गई, अखिलेश जी वगैरह हमारे माननीय नेतागण हैं, ये अगर सरकार में आ गई समाजवादी पार्टी तो फिर ज़मीनों पर कब्जे, लोगों की दुकानों पर कब्जे, राहाजनी, गुंडागिर्दी, लड़कों से गलती हो जाती है, महिलाओं के साथ छेड़खानी। अब तो आपको मालूम है कि अगर इस चौराहे पर कोई छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पर डिस्को करता हुआ जाएगा। कोई अगर गड़बड़ करेगा तो बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास हो चुका है अमन चैन कायम रखना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। रोजगार के अवसर खोलने हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। गांव गरीब किसान, झोंपड़ियों का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का, बच्चों का उत्थान, बेरोजगार नौजवानों को काम, इस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाती रहेगी और देश के विकास में जो कुछ सहयोग कर सकती है वो कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया और आपको हार्दिक अभिनंदन आने वाले चुनावों को लेके और आपके आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए। दोस्तों, 7 मई को जब आप चुनाव के लिए वोट डालने जाएंगे तो वोट डालते समय ये ध्यान रखिए कि आपका एक वोट इस देश को तरक्की की उड़ान पे ले जा सकता है। आपका एक वोट आपको तय करना है कि इस वक्त जब मैं आगरा में था तो मेरे सामने 2 चीज़ें थी। एक तरफ आगरा का लाल किला और उसके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू था। आपको चूज करना है कि आपको किसके शासन में रहना है और किसके शासन में आपके अपने बच्चों का भविष्य आपको निर्माण करना है। तो आपका वोट का अधिकार है, वोट डालने जरूर जाइए और उन मुद्दों पर वोट डालिए जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां यहां पर सुरक्षित जीवन के साथ सांस ले सकें। इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जारी है। हम हमारी अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ इलेक्शन चाणक्य में। सर धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत आपका धन्यवाद जो मुझे बुलाया आपने। सर मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, मीडिया तो हमारा स्तंभ है लोकतंत्र का। और इलेक्शन चाणक्य के बारे में क्या कहना इलेक्शन चाणक्य तो बड़े बड़े अच्छे आंकड़े आते हैं। और देखिए, हम तो चारों स्तंभों को, लोकतंत्र के 4 स्तंभ, विधायिका, मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कांग्रेस ने आपातकाल में इन सबको समाप्त कर दिया था। मीडिया को समाप्त कर दिया था, न्यायपालिका को भी सीमित कर दिया था। कार्यपालिका बिल्कुल कांग्रेस के युवक कांग्रेस के गुंडों का केंद्र बन गई थी और सारे नेता जेल में थे। मैं भी जेल में था। मैं तो मात्र 14.5 साल का था उस समय। एक और हम इंटरव्यू करेंगे सर, आपसे हम जानेंगे एक दिन कि जो इमरजेंसी रही उन दिनों में क्या माहौल रहा, उन सब के बारे में भी एक हम आपके साथ में पॉडकास्ट करना चाहेंगे। आपने आज हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।